नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम around its center of mass. Revolution of binary star system around its center of mass. ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होगा, बाइनरी स्टार सिस्टम या टू स्टार सिस्टम, इस तरह से कई सारे नाम हैं जिससे हम उसको बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इस सिस्टम में दो पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। एक लेट से होगा कैपिटल एम और एक होगा स्मॉल एम। मतलब इस सिस्टम में दो ही प्लैनेट हैं, प्लैनेट कह लो या कॉस्मिक पार्टिकल्स कह लो, जो भी कहना है। और ये दोनों पार्टिकल अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, सच दैट कि ये हमेशा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। ये थोड़ा समझना ध्यान से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। और सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, यही दोनों है, तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा और ये दोनों पार्टिकल अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व होंगे। इस तरह की सिचुएशन बनती है इसमें। तो अब इसमें मान लेते हैं ये वाला पार्टिकल है, इसका स्पीड v1 है, ये वाला पार्टिकल है, इसका स्पीड v2 है। अब इनको सर्कल में घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलता है? तो बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, होगा ना ऐसा? दोनों एक दूसरे को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स इज स्मॉल डी। मान लेते हैं कि सेपरेशन दोनों के बीच में स्मॉल डी है, तो उस केस में बोल सकते हैं कि r1 प्लस r2 क्या d के बराबर होगा? और दूसरा सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन से, तो कैपिटल M इंटू r1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू r2, ये एक्सप्रेशन भी होगा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग वी गेट r1 की वैल्यू क्या मिलेगी? r1 की वैल्यू मिलेगी स्मॉल m इंटू डी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और r2 की वैल्यू, r2 मिलेगा कैपिटल M इंटू डी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सबसे पहले यहाँ तक स्मॉल m, r1 और r2 की वैल्यू देखो ध्यान से, क्लियर है ना दोनों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे बोल सकते हैं दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, necessary centripetal force is provided to each particle by gravitational attraction between them, by gravitational attraction between them। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा दोनों के बीच में? तो g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, देखना ध्यान से। और यही फोर्स दोनों को ही प्रोवाइड करेगा, यानी कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर अपॉन r1, and this is also equal to small m v2 square upon r2। देखो
तो कहने का तो एक इक्वेशन है, बट एक्चुअली ये दो इक्वेशन है, ठीक है। और तीसरी बात, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर बोथ पार्टिकल्स इज सेम, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उनका ओमेगा सेम होगा, और उनका ओमेगा सेम होगा तो हम लोग एक रिलेशन और लिख सकते हैं कि V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। इतनी इक्वेशन है बस इसमें, बस ध्यान से देख लो, ठीक है ना। एक तो फोर्स वाली इक्वेशन हो गई कि सेम ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को प्रोवाइड हो रहा है एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा कि उनका ओमेगा जो है वो सेम है। तो ये दोनों इक्वेशन जरा सॉल्व करो, और इनसे V1 या V2 कोई एक वैल्यू निकाल लो, कितना बनेगी। हमें टाइम पीरियड तक पहुंचना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो V1 में V2 में से देखो कुछ भी निकाल लो, कितना आएगा। तो टाइम पीरियड हम लोग पता कर लेंगे डी के टर्म्स में, ठीक है। बताओ, करो आगे, देखो। क्या आता है। V1 की वैल्यू बता रहे हैं अंडर रूट ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन डी M1 प्लस M2 M प्लस M। यस सर। V1 में स्मॉल m आ रहा है ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R अपॉन V1। रखो, क्या मिलेगा। तो 2 पाई R1, तो R1 कितना हो जाएगा। R1 की वैल्यू है स्मॉल m इंटू डी अपॉन M प्लस M, और V1 से डिवाइड करो तो M बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में एक G नीचे रहेगा, और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में डी M प्लस M। देखो, तो फाइनली सॉल्व करके क्या बचेगा, बच रहा है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी M प्लस M और डी टू द पावर 3/2। बोलो, आ रहा है ये। यस सर। ठीक है, ध्यान रहेगा प्रोसेस ये। अच्छा, जैसे ये हम लोगों ने बाइनरी स्टार किया है सिस्टम, मान लो इसमें अगर दोनों मास सेम, दोनों पार्टिकल सेम मास के होते, तो अगर दोनों पार्टिकल सेम मास के होते तो रेडियस उनका हम तुरंत बता पाते कि रेडियस उनका d/2 होगा, और फिर और भी जल्दी निकल आता। इसी तरह से अगर तीन पार्टिकल हो और वो तीनों पार्टिकल एक ट्रायंगल पे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे,
और वो घूम रहे हो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल इस तरह के तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस मिल पाएंगे, सिमिलर तरीके के ही होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। टाइम पीरियड निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकाल लो पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखोगे तो स्मॉल एम कैपिटल एम लिखो पहले, तो ये बनेगा कैपिटल एम इंटू V1 R1 प्लस स्मॉल एम V2 R2। ठीक है ना, तो ये भी निकल आएगा इससे, V1 V2 R1 R2 रखेंगे निकल आएगा। छोड़ देते हैं यहाँ पे, याद तो कुछ रखना नहीं है, मेथड समझना है इसमें। बोलो। देखो क्वेश्चन करो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये उनका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एम एंड एम। किसी भी पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, तो किसी भी पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों की वजह से होगा, दोनों पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू अगर लिखोगे तो सेपरेशन इनके आपस में ए है, एफ की वैल्यू बनेगी G m² अपॉन A²। बोलो। और रेडियस क्या बनेगा, तो रेडियस आर निकालोगे अगर, तो इस आर की वैल्यू कितनी आएगी, A/√3। भाई A√3/2 और उसका 2/3, तो A√3/2 आएगी। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो निकालना है अगर, तो इन दोनों एफ का टूवर्ड सेंटर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो बनेगा 2F cos 30 इज इक्वल टू mv²/r। v स्पीड से अगर ये टेंजेंशियली तीनों पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं तो देखो, तो यहाँ से 2F की जगह हो गया G m² अपॉन A² cos 30 की जगह √3/2 इक्वल टू mv² और r की जगह फिर से A/√3, तो √3 कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो v की वैल्यू √ऑफ Gm/A आ जा रही है। ये हो गई स्पीड। और टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड का वैल्यू हो जा रहा है 2πr/v। देख लो क्या आ जाएगा, 2π v की जगह हो जाएगा √Gm/A और r की जगह आ जाएगा A/√3। तो टाइम पीरियड आ जा रहा है 2π/3Gm और A⁴
3/2। देखो कर लिया था आपने आप? Yes. Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें? सिंपल है, सीधा सीधा। 3 हो 4 हो, जितने भी पार्टिकल हो, सबके लिए थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, ये हो गया बाइनरी स्टार सिस्टम। और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे, लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन of a satellite in different orbits। projection of a satellite in different orbits। ठीक है, अब इसमें हम कुछ चीजें हम लोगों ने पहले निकाली हुई हैं, ठीक है, तो वो यूज कर लेंगे। और कुछ चीजें इंफॉर्मेटिव हैं, वो प्रूफ करना हम लोगों के बस के बाहर है। मैथ्स बहुत ज्यादा है, हाइपरबोलिक पाथ और पैराबोलिक पाथ, तो उनको खाली एज एन इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सपोज ये हमने अर्थ ले लिया, भाई सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में हमें प्रोजेक्ट करना है, तो उसे कितनी स्पीड देनी चाहिए, वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने इनिशियली इस सैटेलाइट को अर्थ से h हाइट पे रखा हुआ है। अर्थ सरफेस से इसका हाइट h है, और अर्थ का रेडियस हो गया r, m मास का ये सैटेलाइट है, और इसको हम टेंजेंशियली वेलोसिटी देने वाले हैं, मतलब कि लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। तो कितना वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर मोशन करेगा, बताओगे? इसको कितना वेलोसिटी दिया जाए जिससे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे अराउंड अर्थ? क्यों भाई, क्या कहोगे? तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इफ v इज इक्वल टू वी नॉट कितना निकाला था हम लोगों ने? वी नॉट निकाला था अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो ऐसे बोल सकते हैं, देन इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, it follows a circular path such that center of circle coincides with earth center। बोलो, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? तो इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में, अब देखो, अगर हम उसको v नॉट वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी हो गई जिसपे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जो उसका पाथ होगा वो सर्कल होगा। अगर हम उसको v नॉट से कम वेलोसिटी देंगे तो भी वो बाउंडेड कर्व में मूव करेगा, और दूसरा बाउंडेड कर्व है अदर देन सर्कल, एलिप्स, यानी कि वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। मूव तब भी करेगा, लेकिन क्या होगा कि उस v नॉट से कम वेलोसिटी देने में एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होगी कि अगर हमने उससे कम वेलोसिटी अगर इसको दी तो फिर ये अर्थ सरफेस से टकरा जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी v1 फाइंड आउट करनी होगी जिसके लिए वो अर्थ पे जस्ट ग्रेस करता हुआ इलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है। तो क्या होगा कि v1 से लेके v0 के बीच में उन सारी वैल्यूज पे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा, और अगर v1 से भी कम कर देंगे तो फिर वो अर्थ के ऊपर फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग पहले लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में, इफ v जो है वो v1 से बड़ा है लेकिन v0 से छोटा है, then it follows elliptical path
such that center of earth is at far focus of the ellipse. ठीक है ना? और यहां पे लिख सकते हैं कि here v1 is minimum speed ये ऐसे बोल सकते हैं here v1 is speed at which satellite just grazes earth surface. ठीक है, तो इस केस में इसका पाथ कैसा होगा मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसे समझ लो, ये पाथ इसका बनेगा. इस केस में क्या हो रहा है कि ये अर्थ को लोएस्ट पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस फिगर में जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे जस्ट ग्रेस करता हुआ जा रहा है. ठीक है ना? और इस वक्त उसको जो वेलोसिटी दी गई है ये है v इक्वल टू v1 वाला केस. अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अगर हमें ये v1 फाइंड आउट करनी है तो हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये बताओगे कि इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कितना है. ये जो इलिप्स मैंने ड्रॉ किया है अभी उसका मेजर एक्सिस कितना है? 2re plus h. इसका मेजर एक्सिस है 2re प्लस एच. मेजर एक्सिस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इससे क्या है कि हमारे कई सारे कैलकुलेशन बहुत बच जाएंगे, हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेजर एक्सिस अगर हमको पता है तो हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट डायरेक्ट लिख सकते हैं. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ना माइनस ऑफ GMME अपॉन 2a होता है, तो 2a की जगह हो जाएगा 2re प्लस एच. और ये जो टोटल एनर्जी है उसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो वैल्यू डाल दो, क्या आएगा? तो माइनस GMME अपॉन 2re प्लस एच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है इसकी हाफ m v1 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे क्या रही होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी माइनस GMME अपॉन re प्लस एच. तो यहाँ से सॉल्व करके अगर हमें v1 चाहिए हो कभी तो निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है ना? वो v1 हाइट h पे डिपेंड करेगा. फिलहाल निकाल नहीं रहे हैं, केवल लिख लो. बताओ, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट बताओ. It follows elliptical path such that center of earth is at far focus of the ellipse. मतलब ये इलिप्स का फोकस बनेगा. अब इलिप्स के दो फोकस हैं, तो एक है नियर फोकस और एक है फार फोकस. तो ये फार फोकस पे प्रेजेंट होगा. ठीक है? देन थर्ड पॉइंट में अब देखो, अगर v0 से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो भी ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा. लेकिन उस केस में क्या होगा कि उस केस में अर्थ की जो पोजीशन होगी वो नियर फोकस पे होगी. अर्थ का जो सेंटर होगा वो नियर फोकस पे होगा, मतलब बड़ा एलिप्स बनेगा, दूर जाएगा. ठीक है ना? और v0 से ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हो तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि v0 से तो ज्यादा दो बट एस्केप वेलोसिटी से कम दो, क्योंकि अगर एस्केप वेलोसिटी दे दिया तब तो फिर वो एस्केप कर जाएगा, बाउंडेड ऑर्बिट नहीं बनेगी. बाउंडेड ऑर्बिट तभी बनेगी जब एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी. तो थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे अगर v जो है वो v0 से ज्यादा है लेकिन ve से कम है, देन
then it follows elliptical path such that Earth is present at near focus of the ellipse. ठीक है, VE क्या है? Here VE is escape velocity at that point. ये बात समझना ध्यान से, ये escape velocity अर्थ वाली नहीं है, ये escape velocity उस पॉइंट की escape velocity जो उस पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना बनेगी? तो वो escape velocity बनेगी VE is equal to अंडर रूट ऑफ 2gme अपॉन r होता है, यहाँ पे r की जगह re प्लस h आएगा। ठीक है ना? और इसका पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? तो पाथ देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। पाथ इस बार उसका बड़ा एलिप्स बनेगा। ठीक है ना? ये पाथ बनेगा इसका v ग्रेटर देन v नॉट पे। ठीक है ना? और अर्थ इस बार उसके नियर फोकस पे होगी। अर्थ इस बार इसके नियर फोकस पे बनेगी। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में इफ v is equal to ve, then it will escape following a parabolic trajectory। ठीक है? और ये भी लिख लो, it will escape following a parabolic trajectory such that at large distance from earth its kinetic energy will be equal to 0। मतलब कि इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के बाद फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी दी है जिससे वो एस्केप कर जाए। वहां जाने के बाद उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम इसको वेलोसिटी देते हैं ग्रेटर देन वीई, तो इसमें लिखेंगे देन ऑल्सो इट एस्केप्स बट फॉलोइंग a hyperbolic trajectory and its kinetic energy is greater than 0 when it is at a large distance from earth। देख लो ध्यान से। एग्जैक्टली वीई से फेंक रहे हैं तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, और वीई से ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं तो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है ना? इसके अलावा जो बचेंगी वेलोसिटीज उन पे या तो एलिप्स है या फिर सर्कल है। ठीक है ना?
तो ये याद रखना केवल इंफॉर्मेशन। इलिप्टिकल के लिए भी वैसे अभी तक कोई कैलकुलेशन आया नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो सर्कल वाला ही था, थोड़ा सा बस ध्यान रखो। और केपलर्स लॉस पे आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। क्वेश्चन हम लोग थोड़े से और कर लेते हैं। तो वो ज़्यादातर क्वेश्चन तो सर्कुलर वाले ही आए हैं, तो प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादातर उसी की रखते हैं। जैसे कोई ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था इस साल, देखो करो ट्राई, है तो जेई मेन का ही, बट अच्छा क्वेश्चन है। वैसा नहीं कि जेई मेन इजी है, एक दो क्वेश्चन तो अच्छे आ ही जाते हैं उसमें भी। तो पहले तुम्हें इसमें ये निकालना पड़ेगा कि जब ये आर हाइट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी वी क्या होगी। ठीक है, वो निकालने के लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी। अब ये कह रहा है, ये हो गया जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, और कह रहा है एक्सप्लोजन की जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन उसने m/10 का एक रॉकेट उसने फायर किया, और रॉकेट फायर कर उसने ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया होगा कि वो उसी जगह सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगा। तो देखो वो यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है, तो बचा हुआ मास हो जाएगा पहली बात तो 9m/10। तो 9m/10 को कितनी वेलोसिटी मिल गई, तो 9m/10 को वेलोसिटी मिल गई g अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन 2r के इक्वल, क्योंकि ये उस पॉइंट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बनेगी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो अंदाजे से बता सकते हो कि m/10 किधर की तरफ उसने फायर किया होगा, जिससे उसका मोमेंटम फाइनली इधर हो गया लेफ्ट साइड में। क्यों भाई, m/10 की वेलोसिटी किस क्वाड्रेंट में पड़नी चाहिए, जिससे बचा हुआ जो सैटेलाइट है वो इधर की तरफ 9m/10 से जाने लगे। इनिशियल सिचुएशन तुम्हें दिख रही है, तो ये m/10 यहाँ कहीं फायर किया होगा। ठीक है ना, लेट से v1 वेलोसिटी से, एंड लेट से इधर से थीटा एंगल पे। देखो तो अब हम इसमें यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये भी लगाओ, क्या मिलेगा, तो यहां से तुमको मिलेगा, अगर हम पहले x डायरेक्शन में लगाएं तो देखना ध्यान से, तो ये लिखेंगे m/10, ठीक है, इंटू v1 cos थीटा इक्वल टू 9m/10
इंटू अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन 2r। देखो, और y डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो y डायरेक्शन में लिखेंगे m/10 इंटू v1 साइन थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वाला, तो इनिशियल था m इंटू वी। ये दो इक्वेशन आएंगी, ठीक है ना। इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो, क्या मिलेगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या आएगा। m चाहो तो कैंसिल कर दो पहले, ठीक है। तो ये आएगा v1 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 100 इंटू gm/2r एंड प्लस वी स्क्वायर। देखो, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 टू फाइंड v1 इन टर्म्स ऑफ u। v1 क्या है, एक तरह से v1 स्क्वायर निकाल लो, तो उसमें m/10 मल्टीप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखो, करो थोड़ा सॉल्व, कैलकुलेशन है थोड़ा, बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही। इसमें निकालोगे तो हाफ m का मतलब है m/10 एंड v1 स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 5m इंटू ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस 119 अपॉन 200 इंटू जी कैपिटल m/r, ठीक है ना। ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें तो। और देखो इसमें, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। अनदर b m/2 कोलाइड्स with a velocity half the instantaneous velocity of a, then the combined body। तो इसमें सबसे पहले m मास जो है वो vo वेलोसिटी से चल रहा है और m/2 मास vo/2 से चल रहा है। देखो ध्यान से, वेलोसिटी बाई 2 दिया हुआ है, यानी डायरेक्शन सेम है। ये हो गया जस्ट बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन कंबाइंड बॉडी हो जाएगी 3m/2 और वेलोसिटी सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं v डैश। ये हो गया जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले कंजर्वेशन लगाते हैं मोमेंटम का, ठीक है ना। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, तो यहाँ से तुमको मिलेगा mv0 प्लस m/2 इंटू v0/2 इक्वल टू 3m/2 इंटू v डैश। तो देखो m तो कैंसिल हो गया, कितना आएगा, ये आ रहा है 3/2 नहीं 3/4 v0 यानी कि अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M अपॉन r इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स v डैश। तो 3 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से देखो v डैश कितना आएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट ऑफ जी m बाई, देखो ध्यान से 2r बच रहा है बोलो। तो क्या ये vo से कम है, तो हेंस it will follow
hence it will follow elliptical path. ठीक है ना? तो आंसर इसमें ए हो जाएगा इसका भी. तो 5/4 रूट GM अपॉन R होगा. Yes, sir. 5/4 होगा. गड़बड़ कर दिया, रुको. 5/4 होगा, सही बात है. ये होगा 5/4 GM/R और इधर 3/2. तो यहाँ से V डैश कितना आता है? 2 5/6 रूट GM. 5/6 6. GM/R. ठीक है, वैल्यू कम हो रही है बस, ठीक है. Hence it follows elliptical path. क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है ना? देखो नेक्स्ट. When it is at a distance 10 r from Earth center, it has a speed 12 km per second. And escape velocity given है 11.2. तो half m v naught square minus g m m e upon 10 r equal to half m v square minus g m m upon r. अर्थ सरफेस पे. तो देखो यहाँ से m तो कैंसिल हो गया. v स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा? ये आएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 9/10 ऑफ जी एम ई अपॉन आर आएगा. 2 भी कैंसिल कर दो. तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 9/5 और हमको गिवन क्या था? हमको गिवन था अंडर रूट ऑफ GME, जी नहीं 2 GME गिवन है हमको, अंडर रूट ऑफ 2 GME अपॉन R. इसका वैल्यू गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो रख दो 9/5. तो GME/R की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 11.2 होल स्क्वायर और अपॉन 2 हो जाएगी. और ये वैल्यू भी v नॉट स्क्वायर कितना दिया हुआ है 12 स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके देखो v कितना आता है अप्रोक्सीमेटली. तो ये वैसे तो 16.02 आ रहा है. हम इसको 16 ही लिख देंगे. ठीक है. करेक्ट 16. ठीक है ना. मोस्टली जो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो सर्कुलर मोशन पे ही है. एलिप्टिकल वाला पार्ट उतना नहीं है. तो ग्रेविटेशन में इतना ही है.